बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है। जलसों और मुज़ाहिरों के बाद अपोजिशन ने इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने काबीना में 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों का इजाफ़ा किया है। साथ ही मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी सियासी मुलाकातें शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खुश नहीं है तो JUI अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रही है। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर एलामिया में कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात बहरान के ज़िम्मेदार हैं और बहरान का वाहिद हल शफ़ाफ और मुनसिफाना इंतखाबात ही हैं। अपोजिशन के एलामिया से जमीयत उलमा इस्लाम ने लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है और कहा है कि हम अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हमने कॉन्फ्रेंस में बतौर मंदूब शिरकत की थी। JUI के तर्जुमान के मुताबिक हमने बतौर जमात अपोजिशन जमातों के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। हम किसी के बनाए हुए इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी हमें खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। सियासी मुलाकातें भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की है, जिसमें ईद के बाद मज़ीद जलसों के हवाले से मुशावरत की गई है। लेकिन पंजाब में नून लीग की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुश दिखाई नहीं दे रही है। गुज़िश्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने शिकायत की तो आसिफ अली जरदारी ने नून लीगी हुकूमत का साथ देने को मजबूरी कहा और पार्टी रहनुमाओं को मसाइल के हल के लिए बजट तक इंतज़ार करने का कहा, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि इत्तेहाद कायम रखना नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही की मजबूरी है। देखना यह है कि बजट तक वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी और अपोजिशन इत्तेहाद JUI के बगैर कितना मौसर होगा। हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी तो फ़िलहाल अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिजरा मनसब, हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। शर्मिला, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़, सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, वो भी हमें अब से थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं डॉक्टर शिजरा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप वज़ीर भी बन गई हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ आप लोग मुख्तलिफ वज़ारतों को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे यकीनन मुलाज़मीन भी मुतासिर होंगे और कमोबेश अब जो वज़रा की तादाद है वो बढ़कर 55 हो गई है। तो क्या वजह है वफाकी काबीना को बढ़ाने की? क्या कोई काम नहीं हो पा रहा था या वजूहात क्या इसकी बयान कर पाएंगी आप, क्यों काबीना को एक्सटेंड किया गया है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी, जिसकी वजह से कि राइट साइजिंग डाउन साइजिंग भी की जा रही है, करते रहे हैं हम अब तक, और हर किस्म की इस तरह की चीज़ें। क्योंकि हमने आके जिस वक्त हम आए तो हमने कोई झूठे वादे नहीं किए। हमने ये नहीं कहा हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हमने ये नहीं कहा हम प्राइम मिनिस्टर की यूनिवर्सिटी बना देंगे या गवर्नर हाउस को हम कोई रिसर्च सेंटर बना देंगे। हमने यही कहा कि इसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कौम के ऊपर अवाम के ऊपर भी उसका उन मुश्किलात का बोझ पड़ेगा। हमें अपना जो सियासी भी कुछ नुकसान उसका उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की। मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि उसके मुस्बत असरात अब आना शुरू हो गए। तमाम इशारे जो हैं वो मुस्बत हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो चुकी है। नहीं, इशारे तो मुस्बत हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? आपकी वफाकी काबीना में तो तब्दीली आ गई है, नए वज़रा तो आ गए, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? आम आदमी तो महंगाई का रोना रो रहा है। आम आदमी कह रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके लिए जीना मुहाल हो गया है। तो इसकी क्या वजह है? जहाँ तक वजारतों का आपने कहा, तो बहुत सारी ऐसी वजारतें थीं जो या खाली पड़ी थी या एक वजीर को 2 दी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि शुरू में हम ये भी चाहते थे कि हमारी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो भी काबीना का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने नहीं। फिर जब वो बने तो फिर जाहिर है ये जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ये डिफरेंट कामों के लिए होते हैं। ये ऐसे नहीं होते कि आप सिर्फ उनको एक बना के रखें। तो उन चीज़ों के ऊपर जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत में अब स्टेबिलिटी आ रही है और हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारा ट्रेड बढ़े, हमारा दूसरे मुल्कों के साथ आप देख रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। हर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके सदूर आ रहे हैं, उनके मुख्तलिफ वफ्द यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे MOU साइन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जो असरात अवाम तक पहुँचाने हैं, ये इसीलिए ये मेहनत हो रही है ताकि अवाम को भी उसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाए। जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसके बाद ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशन होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हम जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जाए, जिसका कि अवाम को उसके क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विज़ारत ऑफर की थी डॉक्टर साहिबा? देखिए, जब से हुकूमत बनी है तो 12 दफ़ा ये बात हो चुकी है और उनको ये ऑफर हो चुकी है। अच्छा। लेकिन जाहिर है हर एक का अपना एक ये डिसीजन होता है, तो उन्होंने इस चीज़ में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो हमारे इत्तेहादी जमात ज़रूर है लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने तो कहा कि आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो शर्मिला फारूकी साहिबा, आप ऐसी क्या वजह है कि जो वजारतें हैं वो दी गई हैं, उसको बढ़ाया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत क्यों नहीं ले पा रही है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या आपको कोई डर है, कोई खौफ है कि जिसकी वजह से वजारतें आप नहीं ले रहे, कि फ्रंट पर ये लोग रहें, बैक एंड पर आप इनको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जाहिर है जब आवाम के सामने ये लोग जाते हैं तो फिर इनको ज़्यादा ये आवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ता है? क्या यही वजह है, इस डर से, इस खौफ से आप लोग वजारतें नहीं ले रहे? जी शुक्रिया फवाद साहब। देखिए जी, डर खौफ तो कोई नहीं है, लेकिन माजी में PDM की गवर्नमेंट में जो हमारा इनके साथ एक साथ रहा और जो एक्सपीरियंस रहा वो कोई ज़्यादा खुशाइन नहीं था। और ये बात पीपल्स पार्टी पहले भी कह चुकी है कि चूँकि वो 1-1.5 साल का मामला था तो हमने गुज़र बसर कर लिया, लेकिन दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात रहे। और आज भी एज आई स्पीक PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक जो तहरीरी मुआहदा हमसे किया गया था हुकूमत साजी से पहले, उसके ऊपर मनोअन अमन नहीं किया जा रहा। बार बार कमेटीज़ बैठती हैं, बार बार बात होती है, प्रेसिडेंट लेवल पे भी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी बात होती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अनफॉर्चुनेटली यही है कि मामलात कुछ ज़्यादा खुश असलूबी से तय नहीं पा रहे। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि देखिए जी, वजारतें पीपल्स पार्टी के लिए इज़ नॉट दी एंड ऑल एंड बी ऑल। यू नो, हमारे लिए वजारत उज़्मा भी इतना ज़्यादा कोई चाम नहीं रखती है। अच्छा, हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। हमारे लिए जो इस वक्त फोकस है और जो जिसके ऊपर हम काम करते हैं और हुकूमत को भी बावर कराते हैं, वो ये है कि आवाम को आप रिलीफ दें। देखिए, MOU साइन होना बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, फॉरेन डिग्नेटरीज़ का आना बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। सदर जरदारी साहब भी चाइना का दौरा करके आए, टर्की के वज़ीर आज़म यहाँ पर आए, मतलब तमाम चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल अच्छी हैं, शायद सही सिमत के अंदर जा रही हैं। लेकिन आज भी ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं वो यहीं पर है। इन चीज़ों के ऊपर काम होने की ज़रूरत है। आवाम को क्या चाहिए? सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती खाने पीने की अशिया चाहिए, साफ़ पीने का पानी चाहिए। ये वो इश्यूज़ हैं जो आवाम को बराह रास्त मुतासर करते हैं। जब तक इनमें बेहतरी नहीं आएगी, हम नहीं समझते कि बेहतरी होगी। सर्कुलर डेट अपनी जगह पर मौजूद है। बात यह है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब कोशिश नहीं कर रहे। ज़ाहिरी बात है, हिज रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। आई एम श्योर जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्क जो IMF का मकरूज़ है वो किस हद तक एक आम आदमी को डिलीवर कर सक रहा है और कर पाएगा। देखिए, इस वक्त मैं कल पढ़ रही थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो कंसेशन दिए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो और प्रमोट हो ग्रीन एनर्जी, उस पर भी IMF ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जी ये कंसेशंस आप हटाएं। तो आई मीन देयर गोइंग टू बी अनपॉपुलर डिसीजन जो इस हुकूमत ने करने। हम देखिए केस टू केस बेसिस के ऊपर इनका साथ, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, आप जिस तरह से बता रही हैं, मसाइल हैं, इत्तेहादी आप इनकी हैं, तो आप इत्तेहादी तो है ना, आप इनकी काम करें। तो आप इत्तेहादी फिर किस बात की हैं? अगर आप इनको कन्विंस नहीं कर पा रही, इनके अंदर इतनी बुराइयां हैं, तो फिर आप ऑपोजिशन जो बातचीत कर रही है तो फिर ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाएं, फिर ऑपोजिशन में शामिल। इनके अंदर इनहेरेंट बुराइयां नहीं हैं। ये इश्यूज पाकिस्तान को प्लेग कर रहे हैं। ये एक आम आदमी के मसाइल हैं।
हमारे लिए वजारतें ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इनकी जमात के हैं, इनके अपने लोग इनकी काबीना के अंदर हों, ये दिल खोल के खुले दिल से काम करें जिस तरह ये करना चाहते हैं। इनको एक फ्री हैंड दिया जाए कि करें जी, आपकी काबीना है, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप काम करें, डिलीवर करके दिखाएं लोगों को, हम आपके साथ होंगे। डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हम आपको शीशा दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, मौक़िफ़ आपका आ गया। अगर ये लोग डिलीवर नहीं करेंगे तो आप ये कह रही हैं कि हम इनको शीशा दिखाने के लिए बैठे हैं। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, वफाकी काबीना को एक्सटेंड कर दिया गया है, आप समझते हैं कि ये इस हाल में, यानी जब 55 के करीब वजारतें अब हो गई हैं तकरीबन, तो जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है, क्या वजारतों को बढ़ाना ये मसाइल का हल है? एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी वजारतें बढ़ाने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इन प्रिंसिपल वजारतें बढ़ाने से या वजारतें कम करने से अगर आपकी मैनेजमेंट में एक सिग्निफिकेंट फर्क आता है तो जरूर करें। अगर वजारतें आप उसकी नीयत ये है कि जी हम लोगों ने लोगों को खुश करना है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं या जो लोग लोटे बनकर आ गए थे उनको हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो फिर आप जरूर वो करें। वो उसकी फिर नीयत फर्क होगी। और आपका ये याद रखें, आपका अमल जो होता है ना वो नीयत के बेसिस पे होता है। अगर आपका अमल ठीक है, नीयत खराब है, आपका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। आपका अमल खराब है, आपकी नीयत ठीक थी, तब भी रिजल्ट ठीक नहीं होगा। उसके लिए अमल और नीयत दोनों का ठीक होना जरूरी है। तो अगर ये गवर्नेंस की बेसिस पे ये कर रहे थे तो फिर सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं किया। और अगर ठीक है आप कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम 6 महीने बाद देख लेंगे। अगर ये अभी पहले 6 महीनों में इन लोगों ने 1 GDP को टच किया है या उसको भी नहीं टच नहीं किया, तो हम देख लेंगे जून तक ये क्या तीर मार लेंगे, या जून के बाद तक वो जब बजट आएगा तो उसमें क्या तीर मार लेंगे, वो चीजें भी हम चेक कर लेंगे। तो लेकिन इन प्रिंसिपल अगर गवर्नेंस को ठीक करने के लिए यू नीड मोर पीपल, क्योंकि एक आदमी अगर 2-2, 3-3 वो जो पोर्टफोलियो को नहीं संभाल सकता तो वहां उसकी गुंजाइश बनती है। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन में ऑपोजिशन नहीं करूंगा। मैं ये जरूर समझूंगा कि अगर तो ये गवर्नेंस को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो फिर वी विल हैव अ लुक एट द एंड एंड फिर उसके बाद हम उस पर जजमेंट पास करेंगे। जी, अच्छा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तरफ तो हुकूमत ये दावे करती है कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, हमने अपना खर्चा कम करना है, और दूसरी तरफ वफाकी काबीना को बढ़ाए जा रही है। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये तज़ाद सा दिखाई दे रहा है? एक तरफ दावे कुछ हैं और फिर अमली इक़दाम कुछ है। क्या ये वक्त था काबीना में एक्सटेंशन करने का? देखें जी, इसमें तज़ादात तो बहुत ज़्यादा हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के जो अमल है, क्योंकि इसमें मतलब कहने को हम जो हैं वो बड़ी हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट खर्चे अपने कम करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकली लोगों को अपीज करने के लिए जो कैबिनेट है उसको बढ़ा रहे हैं ये। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। बहुत बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो हैंग करते हैं इस गवर्नमेंट के अराउंड, और वो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो तो इसकी अपनी लेजिटिमेसी का है कि ये किस तरह के इलेक्शन के नतीजे में ये गवर्नमेंट आई है और वो किस तरीके के इक़दाम कर रही है और वो किस तरह का ये हाइब्रिड रिजीम है। इसकी तो मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आई है और काम कर रही है। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर शिजरा साहिबा, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब हम डॉक्टर ज़फ़र साहब की भी बात सुन रहे हैं, जो उन्होंने बताया है कि आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो पोर्टफोलियोज़ के हवाले से, अब ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या पोर्टफोलियोज़ आपको दे दिए गए हैं या पोर्टफोलियोज़ कब तक दे दिए जाएंगे, और वफाकी काबीना की एक्सटेंड जो किया गया है इससे एक आम पाकिस्तानी को कितना फ़ायदा होगा, और मुस्तक़बिल के हवाले से आप क्या समझती हैं कि आगे फिर बजट आना है, चैलेंजेस आपके पास क्या हैं?
जी देखिए, पोर्टफोलियोज अभी तक मोस्टली डिसाइड नहीं हुए, शायद अगले 3-4 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। और बात यही है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि क्योंकि काफ़ी वजारतें अभी खाली भी पड़ी हुई थी उनका, और उनके काम फिर रुक जाते हैं, उस तरीके से काम नहीं हो पाता। और मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट जो है वो बहुत मेहनत कर रही है और दिन रात एक किया हुआ है। आप अगर जाके देखें तो वो सारा दिन सुबह से शुरू होते और रात लेट नाइट तक काम कर रहे होते, क्योंकि मुल्क की मईशत इतने बुरे हालात में थी कि उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस मेहनत के लिए ही इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वज़रा जो है वो तो तनख्वाहें भी नहीं लेते, सो ये इसमें चीज नहीं है, और वो वजारतें तो चल रही होती हैं। सो सिर्फ एक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए और उस चीज को एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये इकदाम उठाया वजीर आजम साहब ने। और इसकी जो हम चाहते यही हैं कि जैसे गवर्नेंस बेहतर होगी, जैसे कि आपने देखा इन्फ्लेशन 2.4 आ गई है इस वक्त पिछले 9 साल की सबसे कम तरीन सतह पर, लेकिन उसका असर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमेशा आप देखते थे जब रमजान आता था तो कीमतें कितनी बढ़ जाती थी। पिछले रमजान जो हमारी गवर्नमेंट संभालने के बाद पहला रमजान था, आपने नोट किया होगा कि उस तरह से कीमतें नहीं बढ़ी। इस दफा भी हम यही चाह रहे हैं। चले, हम तो उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी रमजान अच्छा गुजरे और रमजान के बाद भी जो कीमतें हैं वो आम आदमी की दस्तरस में हो चीज़ें, आम आदमी को महंगाई का जो एक आप बता रही हैं कि कम हुई है उसका असर भी दिखाई दे। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है आज का, चलें थोड़ा सा हम वजारतों से आगे बढ़ते हैं। और ऑपोजिशन का आज इजलास था, उससे मुताल्लिक भी मैं चाहूँगा कि आपसे अपने पैनल से उसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह है कि ऑपोजिशन का कहना है कि हमारी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने रुकावटें डाली, आज इजलास आपने नहीं करने दिया, उनको इजाज़त नहीं दी, इसके बावजूद ऑपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस की, आपने वाकई क्या उनकी राह में रुकावटें डाली थी आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में? देखिए, जो जहां तक इनकी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अभी तक जो पीटीआई है उनका वतीरा आप देख लें कि क्या रहा है, उनका क्या तरीका रहा है, उनके क्या अल्फाज रहे हैं। जब भी उन्होंने कहा कि हमने आना है तो उन्होंने कहा जी हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। जब ये आए हैं तो इन्होंने कीलों वाले डंडे पकड़ाए होते थे लोगों पे। ये वही 9 मई वाली जमात है। 9 मई को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि अपने ही शोहदा के यादगारों को मसमार किया, इन्होंने किस किस जगह पे हमले नहीं किए। उसके बाद भी इन्होंने वो नहीं डॉक्टर साहिबा, वो तो बात सही है, वो तो जब एहतजाज होता है, जब हुजूम होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आज तो यहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने होटल में कॉन्फ्रेंस करनी थी। इनका इल्जाम ये आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपने उनकी कॉन्फ्रेंस को सबोताज कर दिया, कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी। आज तो कोई कीलो वाले डंडों की बातें हो ही नहीं रही। मैं आपको वही बता रही हूं कि ये वो जमात है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब अगर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस में अभी इन्होंने क्या प्लान करना है, क्या इन्होंने को अपना एजेंडा बताया है? क्या इन्होंने बताया कि इनका क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, किस चीज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जबकि हमने इनको मुज़ाकरात के लिए दावत दी, जबकि इनको कहा, इन्होंने बल्कि खुद कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब इन्होंने अपनी रिटर्न वो चीजें हमें दी तो इससे पहले कि हम उस पर कोई जवाब देते और ये कहते कि इसको कैसे आगे लेके जाना है, जो इनकी डिमांड्स थी, इन्होंने कहा कि हमने तो चौथी नशिस्त में बैठना ही नहीं है, हमने मुज़ाकरात करना ही नहीं है। उसके बाद ये मुज़ाकरात की बजाय खतों किताबत शुरू कर दी, इन्होंने ओपन लेटर्स लिखते शुरू कर दिए, इन्होंने अपनी ही अफवाज के खिलाफ एक चार्जशीट डालनी शुरू कर दी और फिर साथ ही कहते हैं कि हम तो चाहते हैं बातचीत क्यों नहीं करते। आपका पॉइंट आ गया है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सेनेटर साहब, आप बातचीत क्यों नहीं करते इनसे? वो कह रही हैं कि मुज़ाकरात आप करते नहीं हैं और इससे पहले आप जलसे भी कर चुके हैं, मुजाहरे भी कर चुके हैं, आपने अपनी कॉन्फ्रेंस भी की है, नए इलेक्शन का भी कहा है, लेकिन जेयूआई ने कहा है कि हम ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं और एलामिया पर साइन भी नहीं किए हैं। जेयूआई के बगैर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कितनी मौसर होगी सेनेटर साहब? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो शेजा साहिबा जो बातें कर रही है ना, मुझे बात अच्छा, लेकिन वो प्रॉब्ली आप उसको आई डोंट नो मुबालगा आराई कह दें या उनको गलत बयानी कह दें या कुछ और कह दें। इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलता ना, वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये चले जाते हैं 9 मई के ऊपर। हम इनको कहते हैं कि ठीक है जी, 9 मई की बात आप करते हैं कि हम लोगों ने 9 मई किया है, आप आए। जो सारी जगह हैं वो सारी जगह हमेशा से कवर होती थी सीसीटीवी से। आप उस जगह की
1-2 घंटे पहले की, जो लोग वहां पहुंचे हैं उससे 2 घंटे पहले की वीडियोस निकाल के दिखा दें। क्योंकि हमारे लिहाज से जब लोग कोर कमांडर हाउस पहुंचे थे उससे पहले वहां पे तोड़फोड़ हुई थी, अभी गेट खुला नहीं था, और बाज लोग जो बाहर से वीडियो बना रहे थे तो वहां पे लेफ्ट साइड पे वहां पे कुछ चीजें टूटी फूटी, शीशे विशे टूटे हुए नजर आ रहे थे। खैर एनीवे, वो ये लोग माजी हो गया ना सर। अभी ये बताएं ना कि JUI के बगैर ऑपोजिशन इत्तेहाद उधर ही आ रहा हूं। देखे ना, उन्होंने वो हर थोड़ी देर बाद 9 मई के पीछे पड़ जाते हैं। जवाब आ गया, 9 मई को जवाब आ गया, बस मुझे JUI का बताएं सर, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब ठीक है, अब आगे इनको डर लगा हुआ है। अभी कल परसों एक प्रोग्राम में मेरे साथ सायरा बानो साहिबा थी, वो कहती है कराची में जब हम लोग जा रहे थे कराची में तो GDA वालों को हुकूमत की तरफ से इधर उधर से फोन आ रहे थे कि जी आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिलना। अच्छा, आई एम श्योर वो सारी चीजें हर एक के साथ कर रही होंगी। बाज लोग आके मिल लिए, बाज लोग अभी शायद रिजर्वेशंस पे हैं कि यार हम मिले ना मिले क्या करें, वो हर एक अपना अपना वो है। लेकिन ये चीज बढ़ती जाएगी। और मौलाना साहब, अगर मैं ये समझता हूं अगर मौलाना साहब इनके साथ मिल गए या वो हो गया, कोई फर्क एज सच पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो ऑलरेडी हो रहा है। मौलाना साहब का लेकिन मौलाना के बगैर आपको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मौलाना के बगैर आपकी ऑपोजिशन की तहरीक को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मौलाना साहब का हमारे साथ आने से मौलाना साहब को फर्क पड़ेगा। अच्छा, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, इनके साथ जो लोग भी जाके खड़े होंगे, और ये याद रखिए आज से 10 साल पहले नहीं, मौलाना की क्रेडिबिलिटी से आपका क्या ताल्लुक? कैसे उनका कद बड़ा होगा आपके साथ खड़े होने पे? देखिए, मैं इस लिहाज से बताता हूं कि इस वक्त जो अगर कोई गलती पर है तो वो ये गवर्नमेंट और उनके एलाइज गलती पर है, और वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, वो अवाम भी जानते हैं। अब जो भी है, चाहे वो इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी चीज हो, जो इनके साथ खड़ा होगा वो बदनाम होता जाएगा। चलें, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी है ना इनके साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनके साथ खड़ी है। तो आपका क्या मतलब है उनके कोई, आपका क्या मतलब है अवाम में पीपल्स पार्टी को पजीराई मिल रही है? शर्मिला फारूकी साहिबा जरा जवाब देना इसका। वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको बदनामी मिलेगी। शर्मिला साहिबा जी, जाहिर बात है कि आप हुमायूं साहब से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बोलेंगे? ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, इस गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी है, और तमाम जो इत्तेहादी इसके साथ हैं वो उनकी कोई लेजिटिमेसी है। इन्होंने तो यही कहना है ना, इनकी नज़र में तो इनके अलावा और उनकी जमात के अलावा किसी और की लेजिटिमेसी नहीं है। अगर ये इलेक्शन जीते हैं तो फिर इलेक्शन साफ और शफाफ हैं, और अगर ये हार गए तो उसमें धांधली हुई है। तो इनकी बातें छोड़ दें। ये अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत में थे ना, ये उस वक्त भी समझते थे। चले मैं इनकी बातें छोड़ देता हूँ। मैं आपसे ऑपोजिशन के हवाले से सवाल करता हूँ। शर्मिला साहिबा, ऑपोजिशन कह रही है कि कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस हुई है। PTI सिंध में भी इत्तेहादी बना रही है, आपके भी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या लगता है ऑपोजिशन आने वाले दिनों में हुकूमत को मुश्किलात में डाल सकती है? जो आज की कॉन्फ्रेंस हुई है ख़ास तौर पर, और जो मौलाना फजल रहमान साहब इनसे मिल रहे हैं, कोई मुश्किल डाल सकती है ऑपोजिशन हुकूमत के लिए? देखिए जी, अब कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ना देना, मुझे उसके पीछे इनकी मंतक समझ नहीं आई है। क्योंकि अगर एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और कर भी ली, तो उसमें किसी को कोई हर्ज नज़र नहीं आना चाहिए था। देखिए, सिंध के अंदर भी आए, यहाँ पर भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, मुलाकातें करी, बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सिंध में तो उनको कोई इशू नहीं आया। आई डोंट नो इनको कैपिटल के अंदर क्यों ये इशू आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अच्छी बात है कि अगर ऑपोजिशन थोड़ी मुतहरिक होती है, क्योंकि इनकी जमात में तो बड़ी अंदरून टूट फूट है। अगर ये दूसरे लोगों को मिला के कुछ क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, अ रोबस्ट ऑपोजिशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखेगी। लेकिन शर्मिला साहिबा, सिंध में भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। MK वाले आपके खिलाफ वाइट पेपर लेकर आ रहे हैं, उधर से GDA वाले भी बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आपके लिए बढ़ रही हैं। आपको याद होगा इस जनरल इलेक्शंस के अंदर अगेन GDA ने एक अलायंस बनाई थी, और वो अलायंस हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी और कहा था कि जी सिंध की सारी सीटें ले जाएंगे, एक भी सीट नहीं मिली उनको। तो ये अलायंसेस हमेशा से बनती आई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सिंध के अंदर कोई नई बात नहीं है। ये बेचारे एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत पाते, कहाँ से MP MNA की सीट जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए,
मौलाना साहब की जहाँ तक आपने बात करी तो काबिल एहतराम है, हम सब के लिए अच्छी बात है। वो अपोजिशन से भी मिलते हैं, वो हुकूमत से भी मिलते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन दोनों के दरमियान वो कंड्यूट का काम अदा करते हैं जी। मुलाकातें होनी चाहिए सही, और अलायंसेस बनने चाहिए, लेकिन अलायंसेस बने आवाम की बेहतरी के लिए। चलें जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जमहूरियत का हुस्न यही है कि कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, अलायंसेस बनने और मुज़ाकरात भी होने चाहिए। लेकिन आज जो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन के, उन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी, यही इशू है। इसी इशू के ऊपर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का भी कॉमेंट लूँ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत ने हमारी कॉन्फ्रेंस आज होने नहीं दी, लेकिन जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मुश्तरका एलामिया गया है हुकूमत के लिए, उसमें कोई अच्छी चीज़ साबित नहीं हो रही है, कोई अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। चूँकि अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर मसाइल का हल, वाहिद हल एक ही है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात बर वक्त कराए जाएँ, तो ही मुल्क के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज ये कहा है कि इत्तेहाद की अभी कोई सिचुएशन बनी नहीं है और कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इत्तेहाद बन जाता है और फिर कंडीशंस तय हो जाती हैं, तो माजी को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि बानी PTI उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे? देखें जी, अपोजिशन की जो अलायंस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अलायंस बनने से पहले आपको काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होते हैं। तो इसीलिए इसका आगाज़ जो है वो एक कॉन्फ्रेंस से किया गया है कि जहाँ पे लोग अपना इजहार ख्याल कर सकें, लोग एक दूसरे की बात को सुन सकें, समझ सकें, और फिर वो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर एग्री कर सकें। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था और यही हुआ भी है। लेकिन आपका जो सवाल पहले आप दूसरे लोगों से कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि आपको वो सवाल मुझसे करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरह की मुश्किलात पैदा की इस कॉन्फ्रेंस के मुनक्कद करने के सिलसिले में। ठीक, तो मैं चूंकि वन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस था, शाहिद खान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसको होस्ट किया था। तो हम लोगों ने 3 मुख्तलिफ होटल्स के अंदर बुकिंग्स करवाई, और हमारे बुकिंग करवाने के कुछ ही अरसे के बाद, यानी चंद घंटों के बाद, उन होटल्स को इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से प्रेशर के तहत वो बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद फाइनली हमने एक होटल में हम कामयाब हुए और पहले दिन हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन अगले दिन जब हम सुबह वहाँ पे पहुंचे तो उसके गेटों को भी ताले लगे हुए थे और जिस हॉल में ये मीटिंग होनी थी उसको भी ताले लगे हुए थे और हमें होटल में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और वहाँ पे FC की एक बहुत बड़ी नफरी जो थी वो मुतय्यन थी। और ये बिल्कुल आज सारी तकरीबन 15 सियासी जमातें हैं जिन्होंने आज की दूसरे दिन की कार्रवाई में हिस्सा लिया कॉन्फ्रेंस की, और सब ने अपनी बात का आगाज शदीद मजम्मत के साथ शुरू किया कि ये किस तरह की डेमोक्रेसी है कि जहां पे आप अपोजिशन को इस बात की भी इजाजत नहीं देते कि वो बंद कमरे में आप अपने साथ एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल कर सकें। वी वेरी सीरियसली एंड डीपली कंडेम दिस। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एसोसिएट। आप आपस में मिल के बातचीत करते हैं। और हम बात क्या कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इसलिए कि तमाम अपोजिशन पार्टीज ये समझती हैं कि इस वक्त ना आइन की बालादस्ती है और ना कानून की हुक्मरानी है। इस वक्त आइन जो है पाकिस्तान का वो एक एंडेंजर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें इस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत करना और उसे बढ़ाना है। और उसकी वजह से हमने अपने पॉइंट आ गया जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि हुकूमत की यहाँ पे नुमाइंदगी डॉक्टर शिजरा साहिबा कर रही हैं, तो डॉक्टर साहिबा क्या वजह है, इक़्तिदार को क्यों आप तूल देना चाहते हैं और जमहूरियत को क्यों प्रैक्टिस करने नहीं देना चाह रहे, जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब? आपको क्या ख़तरा है अपोजिशन जमातें जो जमा हो गई हैं उनका इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप ख़तरा महसूस कर रहे हैं और इस तरह के इक़दाम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं?
जहाँ तक ऑपोजिशन जमातों का सवाल है, पीटीआई की तो पहली बात है कि उनके अपने अंदर इंतशार फैल चुका है, उनके अपने इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, उन्होंने किसी और के साथ क्या इत्तेहाद करना है। दूसरी बात यह है कि जो एक मेजर फोर्स है मौलाना साहब की जो जमात है उनके साथ, हालांकि वो इसका हिस्सा भी नहीं बने, वो इसमें आए भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद पहली ही बात पे इन्होंने कह दिया कि जो 26वीं तरमीम के ऊपर इनकी तरफ से आ गया कि जी हमारे साथ तो कोई मुज़ाकरात ही नहीं हुआ, हालांकि उस वक्त मौलाना ने एक एक शिक के ऊपर इनके साथ मुज़ाकरात किया और इनकी तरफ से गो अहेड लिया। तो वो तो पहले ही इनके दरमियान इस किस्म की दरारें आना शुरू हो गई, वो पत्ता चलना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन 2018 के थे, ये आरटीएस को बिठा के और ये आए और वन पेजर बने, और वन पेजर बनने के बाद इन्होंने बड़ी खुशी से वो वक्त गुजारा, और उसके बाद भी ये यही कहते रहे कि हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो आज आके इनको ये समझ आ गई है कि जमहूरियत कि हमने इस्तेहकाम चाहिए और हमें आइन की बालादस्ती चाहिए। आइनी तौर पर ही इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो निकले थे उस वक्त के नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ, लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं माना। इन्होंने बहुत, जब भी ये खुद इक्तदार में नहीं होते तो ये कहते हैं कि इलेक्शन गलत हैं। देखें, अगर इलेक्शंस को बेहतर करना चाहते हैं ये, अगर ये चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, तो ये तो फिर सारी जमातों को इकट्ठे बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आइंदा जब 4 साल के बाद इलेक्शन हो तो उसके अंदर अगर कोई चीजें रह गई हैं तो वो बेहतर हो सके। ये वो बातें हैं जो कि इनको करनी चाहिए थी। जब मुज़ाकरात हुकूमत के साथ शुरू किए, पार्लियामेंट का फोरम सुप्रीम फोरम है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये तमाम जमातें पार्लियामेंट में भी अपना हिस्सा रखती हैं, ये क्यों नहीं वहां आई? क्यों आके ये सारी बातें उन्होंने वहां पे क्यों नहीं की? चलिए जी, सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, क्यों आप लोग रिफॉर्म्स के ऊपर बात नहीं करते? क्यों आप लोग मुज़ाकरात नहीं करते? क्यों आप लोग इनको टाइम पूरा करने नहीं दे रहे हैं? ज़ाहिर है 5 साल अगर ये हुकूमत निकाल लेती है तो जो इनका दावा है, उन्होंने कहा कि हम आपने एक मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया था, हम उसको अब स्टेबल कर रहे हैं। अब तो आप क्यों इनको मौका नहीं देना चाहते? और इसके साथ साथ जिन जमातों को आप लेकर चल रहे हैं, यानी अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इन जमातों के साथ जो टारगेट आपका है, टारगेट नंबर 1, कि आप कह रहे हैं कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएँ, तो क्या आप अपने टारगेट अचीव कर लेंगे? देखिए, बेसिकली शिरसा साहब ये कहना चाह रही है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर फूट पड़ गई, इसलिए हम इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये कोई कॉन्फ्रेंस करें। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके आपस में फासले बढ़ रहे हैं, तो हम इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये कॉन्फ्रेंस करें। चूंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ और कहा है, इसलिए हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। बेसिकली ये इजाज़त विजाज़त की बात नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप की बात है। ये डिक्टेटरशिप हो रही है, यहाँ पे फस्तायत है, यहाँ पे फाशिज्म है, यहाँ पे इस वक्त आज के दिन कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो कि डेमोक्रेसी के इंडेक्स तयन करते हैं, वो बता रहे हैं कि जो मुशर्रफ के ज़माने में जो डिक्टेटरशिप थी, जो मार्शल लॉ था, उसको उन्होंने 3.92 पॉइंट्स दिए थे। 4 से नीचे के पॉइंट्स को आप डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रिजीम कहते हैं। इनको उन्होंने 3.25 दिया है, उससे भी कम दिया है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो इट इज मच, मतलब ये एक अथॉरिटेरियन फस्तायत रिजीम है जो कि मुशर्रफ के जमाने से ज्यादा सख्त है। अच्छा, इस किस्म के ये लोग हैं, इनको क्या पता डेमोक्रेसी क्या होती है? ये तो खानदान वाली बातें करते हैं। अगर आप खानदान के साथ उनके अच्छे गुलाम हैं तो आपको वो अता कर देंगे कुछ चीज़। अगर आप उनके गुलाम नहीं हैं, आप उनके लिए कोई इधर उधर करते हैं, तो आपको फौरन निकाल देंगे। छोटी सी भी बात करेंगे आपको निकाल देंगे। ये चीज़ है। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखें अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। इस टाइम के अंदर किस लिहाज से क्या होता है वो हम करते जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसा मर्जी है, इनके दिल में इतना खौफ बैठा हुआ है कि गुजरांवाला में पीटीआई की कन्वेंशन, एक छोटे यूसी की कन्वेंशन में ये लोग उस जगह को बंद कर देते। ये तो इस्लामाबाद में तो पूरी अपोजिशन को कर रहे हैं, आप छोड़े, ये तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ये तो यूसी के लेवल की छोटी सी कन्वेंशन जिसमें आप ये समझे कि 100 बंदा नहीं जमा होता,
ये उधर जाके उनको बंद कर रहे हैं, उधर जाके जो लीडरशिप जाती है उनको पकड़ के कर रहे हैं, ये एक एक चीज कर रहे हैं। आप इनसे किस चीज की तवक्को रखते हैं? चलें, इनसे तो किसी चीज की तवक्को नहीं है। मुझे जरा आप थोड़ा सा, मुझे जरा ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बड़ी हैरत हुई आपने जब ये बात की कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ मिल जाएं तो उनका कद बड़ा हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान जो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, सब उनकी इज़्ज़त करते हैं और आपके साथ भी वो उनकी मुलाकातें होती हैं और अभी तो कॉन्फ्रेंस में भी आपके साथ हैं, गो के अभी मुकम्मल तौर पर हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन आज जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जो तकरीर थी वो भी इस बात की गमाज़ी कर रही है कि तकालीफ उनको भी हैं हुकूमत से। लेकिन थोड़ा सा सर इसके ऊपर ज़रा बताएं कि कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मौलाना साहब आपके साथ खड़े होंगे जिनकी सब इज़्ज़त करते हैं तो उनका कद बड़ा हो जाएगा? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ खड़े होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि पीटीआई के साथ। देखिए, इस वक्त हम लोग किस जगह पे, सारे लोग क्यों खड़े इस जगह पे? वो इस जगह खड़े हैं कि इस वक्त, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पटन कह रहा है, जिन्होंने अपनी जब रिपोर्ट बताई कि 64 नए तरीकों से इन लोगों ने धांधली की है, उनका पूरा ऑफिस बंद कर दिया है। जिस तरीके से पीका एक्ट, अच्छा उसको छोड़ दें, 26वीं तरमीम के ऊपर जो मौलाना साहब को इन लोगों ने मुसव्वद दिया था उसमें लिखा हुआ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, और यही मौलाना साहब ने कहा था कि होंगे। हमें भी यही बताया गया था कि होंगे। इन चीजों पे हमने कहा कि ठीक है, आप ये कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम एज अ प्रोटेस्ट हम अंदर निकले, लेकिन क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता था हमारे जाने ना जाने से। लेकिन ये था, फिर मौलाना साहब ने उसके बाद निकल के क्या कहा, उन्होंने कहा इन्होंने हमारे पीठ के अंदर खुरा चौंपा, हमें कहकर कुछ कहा और बाद में कुछ और कहा। और यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी कही है। उन्होंने कहा था कि उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये हटा देंगे उस कमेटी के अंदर। तो इन लोगों ने हर एक के साथ झूठ बोल रहा है, ये हमेशा झूठ बोलते आ रहे और ये हर एक के साथ झूठ बोलते हैं। अब मौलाना साहब का क्यों कद बड़ा होगा? मौलाना साहब ने इन प्रिंसिपल कहा हुआ है कि ये हुकूमत की जो है वो मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है उनमें। मौलाना साहब ने बांगे दोहल कहा हुआ है कि इन लोगों के पास होने नहीं चाहिए। लेकिन बबांगे दोहल जो मौलाना साहब के बारे में आप लोगों की राय है वो भी तो सब आवाम के सामने है ना, कि क्या कहते रहे हैं आप माजी में उनको। एक मिनट है जी ना, आवाज देखिए, राय एक मिनट है जी, राय तो हमारे बारे में मौलाना साहब की थी ना, राय तो पीपल्स पार्टी के बारे में भी पीएमएलएन की थी, राय तो पीएमएलएन के बारे में भी पीपल्स पार्टी की थी। उन रायों को छोड़े, इस वक्त का इशू यह है कि मौलाना साहब ने कहा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही वाहिद हल है। अब अगर मौलाना साहब इससे बैक ट्रैक करेंगे तो मौलाना साहब अपनी क्रेडिबिलिटी खोएंगे। और अगर वो इस जगह पे खड़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे साथ खड़े होंगे, इस इशू पे खड़े होंगे, तो मौलाना साहब अपना कद तो फिर बड़ा ये आपने बात दुरुस्त की ना, ये बात आपने दुरुस्त की कि पीटीआई के साथ नहीं, कि जो आपका एक मौकिफ है उसके साथ खड़े होंगे तो मौलाना का कद बड़ा होगा। चलें, अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन कर दी, वरना फिर हमारे जेयूआई के दोस्तों को शायद ये बात बुरी लग जाती। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, तो फिर क्या ऐसे ही निज़ाम चलेगा? आप हुकूमत के साथ और अपोजिशन भी ऐसे ही चलेगी? मौलाना को आप लोग राम कर लेंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? देखिए जी, हुकूमत अल्लाह करे और खुदा करे, और कोशिश तो मुझे इनकी नज़र आ रही है कि इनकी कारकर्दगी बेहतर हो। देखिए, इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं ना, उनको तरजीह देनी चाहिए कि उनका हल किस तरीके से निकले। द पीपल आर रियली लुकिंग अप टू द गवर्नमेंट कि किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले। अब ज़ाहिरी बात है, हुकूमत को 1 साल तो पूरा हो गया है, उसमें तो हमें कोई खातर खा कारकर्दगी इनकी नज़र नहीं आई है। बहरहाल नए लोग आए हैं और मैं वाकई मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा को, बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ गुड एडिशन टू द कैबिनेट। और हमें ये उम्मीद है कि जो नए चेहरे हैं दे आर मोर वाइब्रेंट और वो शायद कुछ डिलीवर करें। इस वक्त तो जो पार्लियामेंट का हाल था वो ऐसा था कि जो वज़ीर थे वो आते ही नहीं थे। हमने कई बार पार्लियामेंट का सेशन भी बाइकआउट किया और वज़ीर आज़म साहब को भी शिकायत करी कि आपके वज़रा नहीं आते क्योंकि सवाल के जवाब देने वाला कोई नहीं होता। अब उम्मीद मैं ये करती हूँ, मेरी जमात ये करती है कि जो नए लोग आए हैं वो एटलीस्ट पार्लियामेंट को टाइम देंगे और पार्लियामेंट का जो एक वक़ार है उसको मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। जी जी। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि इस मुल्क के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इदारों को,
वो जब तक हमें नज़र नहीं आएंगे इस मुल्क के अंदर कहीं भी बेहतरी नहीं आएगी। जहाँ तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, देखिए ऑपोजिशन से आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। मैंने अपनी 16 साल सियासत के अंदर इतनी मायूस कुन और गैर जिम्मेदार ऑपोजिशन आज तक नहीं देखी। इनको कोई सरोकार नहीं है आवाम के मसाइल से, इनको कोई परवाह नहीं है कोई जिए कोई मरे। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद और मतलब ये है कि इनकी सियासत चमके, इमरान खान रहे तो पाकिस्तान रहे। इनका सिर्फ मकसद मतलब ये है कि इनके नहीं तो फिर शर्मिला फारूकी साहिबा, जो आज इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद जमा हुआ है, तो फिर आखिर डर खौफ क्या है हुकूमत को? जब आप कह रही हैं कि इतनी कमज़ोर ऑपोजिशन है तो करने दो उनको कॉन्फ्रेंस, फिर क्यों रोड़े अटका रहे हैं उनकी राह में? ये तो हुकूमत जवाब दे सकती है ना, मैं हुकूमत की जानिब से तो जवाब नहीं दे सकती। आप उनको राय तो दे सकती हैं। सिंध में ही आए थे, सिंध में मिले, बैठे, खाया पिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने कहा है जी बिल्कुल आए। मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी रोबस्ट ऑपोजिशन होगी उतनी ही हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। भाई आपका फर्ज है, आप उनकी इत्तेहादी हैं, जहाँ पर ये लोग गलत काम कर रहे हैं आप अपना तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं इत्तेहादी के बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकती ना आपको। मेरी इत्तेहादी हुकूमत में वजीर साहिबा बैठी, वो जवाब देंगी इसका। जी चले डॉक्टर साहब, कोई डर खौफ है इनसे। चलिए डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा डॉक्टर जफर साहब कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में हैं आप लोग, शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह हैं। आपको फ़िलहाल ऑपोजिशन जमातों के अलावा अपनी जमात की तंजीम साजी और उसको मुतहर्रिक करने की ज़रूरत नहीं थी, जो आप ऑपोजिशन को मुतहर्रिक करने के लिए चले गए? जी, असल में बात यह है ना कि आपको एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में काम करना होता है। आपको मालूम है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तश्कील दी थी और उसके लिए उन्होंने राब्ते शुरू किए, जिस सिलसिले में उन्होंने शाहिद खान अब्बासी से भी राब्ता किया और दीगर सियासी जमातों के जो अकाबरीन हैं उनसे भी राब्ता किया और ये तय पाया कि हम सबको मिल के पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि तमाम अपोजिशन पार्टीज और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कोई भी सोचने समझने वाला आदमी, पाकिस्तान का सिटीजन आज ये समझता है, ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछला इलेक्शन है वो चोरी शुदा इलेक्शन है। उसमें लोगों का मैंडेट जो है उसको चोरी किया गया है। पाकिस्तान के सब लोग ये जानते हैं कि कौन सी पार्टी जीती थी और किसको फिर जितवाया गया। लिहाजा मैंने जब शुरू में बात की थी कि जब तक हुकूमत की लेजिटिमेसी ना हो, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी ना हो, आप मेहनत जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन अगर आप लोगों का मैंडेट के जरिए ही नहीं आए तो आपकी मेहनत का क्या मतलब है? तो इसलिए जब तक आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपकी मईशत नहीं संभलेगी, आपके जो जितने भी क्राइसिस हैं पाकिस्तान के वो नहीं ठीक होंगे। तो उसके लिए अपोजिशन पार्टीज का हमेशा ये रोल होता है कि वो आपस में सलाह मशवरा करती हैं, आपस में जहां उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो अपना एक अपोजिशन फ्रंट खड़ा करती हैं। ये उनका लेजिटिमेट राइट है। मुझे एक बड़ा वियर्ड सा आर्गुमेंट इस डिस्कशन में आज आपके प्रोग्राम में सुनने में मिला है कि जी इन्होंने डिस्कस क्या करना है, क्या ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अपोजिशन पार्टीज ने क्या डिस्कस करना है और इसकी बेसिस के ऊपर आप उनको इजाजत देंगे या नहीं देंगे कि वो एक बंद कमरे में आइन की सुपरमेसी के लिए अगर आपस में बातचीत करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट इसकी इजाजत देगी। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके और जिस तरह शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन जो होती है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये लोग समझते ही नहीं जमहूरी कदरों को, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो आप खड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का होना इस इत्तेहाद के लिए, ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये वजाहत भी करना चाह रहा था कि आज चूंकि मौलाना तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनका एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है उसने हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तकरीर फरमाई है, गफूर हैदरी साहब ने आज तकरीर की है हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर और उन्होंने अपनी बात रखी है। तहरीक इंसाफ ने भी उसका जवाब दिया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी थे वहाँ पे,
अपना उमर अयूब साहब भी थे, इन सब ने अपनी बातचीत रखी है, और एक कॉमन एजेंडा जो है वो ये है कि जी। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो आइन है, उसको अगर हम बुनियाद नहीं बनाएंगे पाकिस्तान में सियासत की, हुकूमत की और लेकिन पॉलिटिक्स कामरान की, मुर्तज़ा साहब उस ने कहा वक्त था तक कि मैं पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ बातचीत में सकता। मुबस्सिर की हैसियत से आया हूं और हम इसका हिस्सा नहीं है। ये तो उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, मैं ये जरा आपको एक चीज जी मैं आपको फाइनल एक कमेंट चीज दे दें सर, टाइम मैं बिल्कुल आपको कम एक रह चीज गया। क्लियर करना जी चाहता जी। हूँ। जी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आपने पहले भी ये कहा अपने प्रोग्राम जी में जी कि जी। अलामिये के ऊपर दस्तखत, अलामिया के ऊपर किसी के दस्तखत नहीं है। अच्छा ये अच्छा। अलामिया जो है ये एक स्टेटमेंट है जो कि इस कॉन्फ्रेंस का एक आउटकम है। सही है। इसमें तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, और जो कॉमन पॉइंट्स थे उसकी बुनियाद के ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखी गई है, जिसको कि शाहिद डॉक्टर खान साहिबा अब्बासी फाइनली साहब ने एलामिया आ गया है कॉन्फ्रेंस के ऑपोजिशन आखिर का, में इसको किस पढ़ के कदर सुनाया। आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, और जो उनका मुतालबा नंबर 1 है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें, आप लोग घर जाएं और पाकिस्तान के अवाम को कुछ ज़रा थोड़ा सा सांस लेने का मौका दें, महंगाई से निजात इनको मिलेगी। अगर ऑपोजिशन का एलामिया ये सामने आया है, इसके ऊपर अमल दरामद होता है, यानी ऑपोजिशन अगर फिर कोई तहरीक चलाती है, तो फिर क्या आप लोगों के लिए ये ख़तरे की घंटी नहीं है? ख़तरा आपको महसूस नहीं हो रहा इस एलामिये से? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो मैंने कहा कि क्या डिस्कस करेंगे, मैंने पीटीआई के हवाले से कहा कि पीटीआई जिस वक्त भी कोई अपने लेके आती हैं डिमांड्स, तो उसके अंदर सिर्फ एनआरओ की डिमांड होती है। तो अब वो इन्होंने जो इन्होंने सो कॉल्ड इत्तेहाद बनाया, इसमें क्या डिस्कस करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये इत्तेहाद वाकई ही ये चाहता है कि जमहूरियत मुस्तहकम हो और आइन की बालादस्ती चाहता है, और तो उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। और इनको ये चाहिए कि ये पार्लियामेंट में बैठ के, पार्लियामेंट की तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के, और इस चीज़ के ऊपर तमाम जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसके ऊपर बातचीत करें। और हम गवर्नमेंट भी, हमारी इत्तेहादी जमातें भी, हम तैयार हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात करें ताकि रिफॉर्म्स आए, बेहतरी आए, और आइंदा 4 साल के बाद जो इलेक्शन होगा वो इस तरीके से बेहतर हो, जितना भी बेहतर हो सके, जितना भी अमल बेहतर हो नुकता सकता है आपका आ गया, यानी मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही हो सकता है, और चीज़ों बातचीत के लिए वाहिद फोरम जो है वो पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट में आएँ, अपने जो आपके ग्रीवियंसेस हैं उसको रखें सामने और वहाँ पर इन मसाइल का हल निकालें। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने भी प्रोग्राम देखा, आपका भी शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।